जय हिंद साथियों, मैं आपका अपना प्रसन्न राघवन। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग का स्वागत है नारायण ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अपन लोग क्लास 12 के फिजिक्स में क्रैश कोर्स स्टार्ट किए थे, जिसमें अभी तक 3 लेक्चर किए हैं और थर्ड लेक्चर में हम लोग ये पढ़े थे मेथड ऑफ चार्जिंग, कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाता है। उसमें 3 मेथड पढ़ते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन या चार्जिंग बाय इंडक्शन, और लास्ट में कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स भी किए थे। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टीज अपन लोग पढ़े हैं कि लाइक चार्जेज रिपेल इच अदर और अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट इच अदर। तो मन में एक सवाल ये आता है कि सर वो कितने फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं, और सिंस वो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसका डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन किधर है। इसी सवाल का जवाब देने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कूलम, चार्ल्स कूलम। उन्होंने बताया कि दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स कितना होते हैं और किधर किधर कब एक्ट करेंगे। तो चलिए, कूलम्स लॉ आज हम लोग का टॉपिक है, इसको बढ़िया से डिटेल में समझते हैं। तो कूलम्स लॉ ने क्या बताया कि दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स कितने होंगे, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो पहले ये समझ ले कि दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को अपन लोग या तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, या तो कूलम्बिक फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, कहीं पर भी ये तीनों शब्द इस्तेमाल हो सकते हैं। फोर्स acting between two point charges is known as इलेक्ट्रिक फोर्स, या फिर इसी को अपन लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक इसलिए कहते हैं कि दोनों चार्ज रेस्ट पर हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर कहीं कहीं पर इसको बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट कि कूलम्स ने एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया, टॉरिजन वाइलेंस का, और टॉरिजन वाइलेंस का इस्तेमाल करके उसने दो चार्ज के बीच में लगने वाले मैग्नीट्यूड को निकाला, दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसने इस्तेमाल किया था? ही यूज्ड एन इंस्ट्रूमेंट टॉरिजन वाइलेंस to calculate force acting between two point charge, force acting between two point charges। कैसे उसने किया था बेटा? तो नेक्स्ट पेज पर अपन लोग समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो चार्ज है, एक Q1 है और इससे कुछ दूरी पर Q2 है। मान लेते हैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो R डिस्टेंस है, और पहली बात ये कंडीशन है कि दोनों चार्जेज पॉइंट चार्जेज है। तो मन में सवाल आता होगा कि सर पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं, इसको लेटर ऑन इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। और दोनों चार्ज रेस्ट पर हैं, दो कंडीशन की, दोनों पॉइंट चार्ज है और दोनों चार्ज रेस्ट है। कूलम्स लॉ उसी चार्ज पर वैलिड होगा जो वो रेस्ट पर हो, और दूसरा कंडीशन कि वो पॉइंट चार्ज हो। ये कंडीशन देखें कूलम्स लॉ का वैलिड है, क्या क्या उसमें रिलेटेड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो उन्होंने जब टॉरिजन वाइलेंस का इस्तेमाल करके एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि जो ये दोनों फोर्स के बीच में लगने वाला, दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है, उसका जो मैग्नीट्यूड था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। और दोनों चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स जो था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, बेटा एक बात तुमको बतानी है कि ऐसा कोई भी फोर्स जो अपने डिस्टेंस से स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो
उसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वर्स स्क्वायर लॉ। क्या मैंने बोला कि जब कोई भी फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसे अपन लोग इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। याद होगा क्लास 11th में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े थे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता था G(m1m2) अपन में r स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स भी स्क्वायर के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, वहां पर इसके बारे में डिटेल और चर्चा करेंगे। तो इसको अपन लोग क्या कह देंगे? इन्वर्स स्क्वायर लॉ। यदि दोनों प्रोपोर्शनैलिटी को अपन कंबाइन किया जाए तो अपन लोग ये लिख सकते हैं कि दैट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज directly proportional to the product of charges q1 and q2 and inversely proportional to the square of distance between them. And beta, as you know that to remove the sign of proportionality and to bring the sign of equality we must bring one constant over here. यहाँ पर proportionality का साइन हटाकर यदि equality का साइन लाना है तो एक constant साथ में लाना पड़ेगा। तो अपन लोग यहाँ पर एक constant लेकर आते हैं। तो magnitude of force acting between 2 point charges which are at rest is equal to k q1 q2 अपन में r स्क्वायर। this is the force acting between 2 point charges when they are at rest and this is known as Coulomb's law। यही है दो रेस्ट पॉइंट चार्ज जो रेस्ट पर हैं उनके बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड। यहां पर k क्या है सर? तो k को बेटा अपन लोग कूलम कांस्टेंट कहते हैं। k को क्या कहते हैं? k को अपन लोग कहते हैं कूलम कांस्टेंट। अभी k के बारे में और अपन लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। कूलम कांस्टेंट, तो ये k क्या है अपन लोग यहां पर समझते हैं। व्हाट इज k? तो अपन लोग बोले कि k को अपन लोग बेटा कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं। कूलम कांस्टेंट कहते हैं। पहला पॉइंट, इस k का वैल्यू जो होता है बेटा वो k का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन में कूलम स्क्वायर। तुम कहोगे सर आपको याद है यूनिट? बेटा विश्वास मानो मैं आज तक किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट याद नहीं किया हूँ। इसका यूनिट कैसे निकालेंगे यार? इसका देखो k का यूनिट निकालना है। यहाँ से देखो k का यूनिट निकालना है यार। आर स्क्वायर को इधर भेजो और q1 q2 यहाँ पर ऊपर में मल्टीप्लाई है तो नीचे में क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो यहाँ से अपन लोग k को क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो एफी इंटू आर स्क्वायर, और यहाँ पर q1 q2 मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा नीचे तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा तो q1 q2। अब तुम ही बता भाई, तू ही बता कि f का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। r डिस्टेंस है तो ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, और नीचे q1 q2 है तो कूलम इंटू कूलम। कूलम इंटू कूलम क्या हो जाएगा? कूलम का स्क्वायर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ कूलम के, कूलम्स कांस्टेंट। अच्छा, कई बार इसमें तुमसे के का डायमेंशन भी पूछेगा। के का डायमेंशन भी पूछेगा तो के का डायमेंशन बता सकते हो यार? ऊपर क्या है? फोर्स। तो फोर्स क्या हो जाएगा? m1 l1 t-2, और मीटर स्क्वायर है, डिस्टेंस है तो l2, और नीचे चार्ज है और चार्ज का ऐसा यूनिट होता है, डायमेंशन होता है एम्पियर की पावर 1 और टाइम की पावर 1। क्लियर है ना? बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात? तो यहाँ से सॉल्व कर लेना। क्या आ जाएगा के का डायमेंशन? के का डायमेंशन आ जाएगा m की पावर 1, यहाँ से देखो l की पावर 1 और l की पावर 2 तो l की पावर 3, यहाँ पर t की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 ऑलरेडी है तो t की पावर -3, और यहाँ a की पावर ऊपर जाएगा तो -1। दैट मीन्स m की पावर 1, l की पावर 3, t की पावर -3 एंड a की पावर -1 इज द डायमेंशन ऑफ कूलम कांस्टेंट k। तो k के बारे में अपन लोग डिस्कस किए यार कि k क्या होता है। एक बात k के बारे में और बताना है, जो k का वैल्यू होता है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन
इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन चॉइस ऑफ यूनिट, चॉइस ऑफ यूनिट पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट चॉइस ऑफ यूनिट एंड मीडियम। मीडियम मतलब सर कि ये दोनों चार्ज कहाँ पर रखे गए हैं, वैक्यूम में रखे गए हैं कि किसी अदर मीडियम में रखे गए हैं, किसी लिक्विड में रखे गए हैं। एक बात बता दूं कि फिजिक्स में एयर को भी वैक्यूम ही कंसीडर किया जाएगा इस चैप्टर में, ठीक है ना बेटा। वैक्यूम बोल दूं, एयर बोल दूं या फ्री स्पेस बोल दूं, क्लियर है। तो ये वैल्यू जो है 9 × 10⁹ ये कहाँ पर आया है, वैक्यूम में आया है, क्लियर है। के के बारे में इतना डिटेल में अपन लोग चर्चा किए, फोर्स के बारे में चर्चा किए। सर कुछ और बातें करते हैं यार, आ जाओ तुम लोग ये सब रिवीजन किए होगे, पढ़े होगे कहीं ना कहीं। के को यार, के को अपन लोग लिखते हैं 1/4πε0। के को और क्या लिखा जाता है, 4πε0। ε0 क्या है सर, ε0 इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, इसको पढ़ते हैं ε0, ग्रीक वर्ड है। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट वाली बात। दूसरी बात कि इसको क्या कहते हैं बेटा, तो इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। सर ये परमिटिविटी क्या होता है, तो इसको अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी मतलब ऐसे समझो यार कि किसी मीडियम के आ जाने के कारण से दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कितना टाइम्स कम हो गया, उसे कहते हैं उस मीडियम का परमिटिविटी। ये अभी डिस्कस हम लोग करेंगे कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है। दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होता है वैक्यूम में, किसी और मीडियम में उससे कम ही होगा। कितना टाइम्स कम हो गया वो के बताएगा, अपन लोग डिस्कस करेंगे इसको लेटर ऑन। तो ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता है, और इसका जो वैल्यू होता है बेटा वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12। अब तुम लोग एप्सिलॉन नॉट का यूनिट बता सकता है, फिर रोने चालू करेगा ये कैसे होगा सर। अरे देख भाई, यहाँ से 4πε0 को इधर भेजो और के को इधर भेजो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4πε0 = 1/k। तो 4π का तो कोई यूनिट ही नहीं होगा, 4 कांस्टेंट है, पाई न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। तो ε0 का जो यूनिट होगा वो हो जाएगा 1/k, और के का यूनिट हम लोग निकाले थे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन में कूलम स्क्वायर। कूलम स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो ε0 का यूनिट क्या हो गया, कूलम स्क्वायर अपन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, न्यूटन का इनवर्स, मीटर का -2 और कूलम का स्क्वायर। दिस इज द SI यूनिट ऑफ ε0। तो क्या हो गया बेटा, न्यूटन इनवर्स m-2 और c2, क्लियर है। एक बात बता दो कि एप्सिलॉन जो है इसका वैल्यू डिपेंड करता है बेटा मीडियम पर। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन मीडियम। इसका वैल्यू जो है बेटा वो मीडियम पर डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। ये कुछ पॉइंट्स थे कूलम्स लॉ के, क्लियर है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ें तो कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि ये कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में बताइए। क्यों वेक्टर फॉर्म में बताइएगा, तो देखो यार अभी तक हम लोग कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करके दो चार्ज के बीच में लगने वाले मैग्नीट्यूड को सिर्फ निकाला है, डायरेक्शन को नहीं निकाला है। एक बात समझो यार, मान लो कि ये दोनों सेम नेचर के चार्जेज हैं, एक सेकंड के लिए कंसीडर कर लो कि ये भी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो सेकंड वाला इसको इधर रिपेल करेगा, तो इस पर जो फोर्स लग जाएगा यार, इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, और फर्स्ट वाला सेकंड को इधर रिपेल करेगा। तो फोर्स किस पर लग रहा है, फर्स्ट पर लग रहा है। फोर्स ऑन फर्स्ट कौन लगा रहा है, सेकंड, क्लियर है। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। इसको देखो किस पर फोर्स लग रहा है, तो सेकंड पर लग रहा है। कौन लगा रहा है, फर्स्ट लगा रहा है, तो फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। क्या पढ़ते हैं इसको,
इसको पढ़ने का तरीका होता है फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। इसको तुम लोग पढ़ सकते हो फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। कैसे इसको पढ़ेंगे बेटा? पढ़ने का तरीका आना चाहिए। फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। एकदम क्लियर वाली बात है। तो यहाँ पर हम लोग कूलम्ब्स लॉ के इस्तेमाल करके हम लोग चार्ज का मैग्नीट्यूड निकाले हैं, सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाले हैं और यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन दिखाए हैं। पर अपन लोग एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ऐसा फोर्स का इक्वेशन लिखिए जिसमें मैग्नीट्यूड भी दिखे और जिसमें डायरेक्शन भी दिखे, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और सीबीएसई बोर्ड के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याद रखिएगा। तो अपन लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए। सबका एक अपना अपना तरीका होता है। मैं देखो बेटा इसको कैसे पढ़ाता हूँ, बहुत सिंपल चीज़ में। थोड़ा सा क्लास 11th का वेक्टर इस्तेमाल होगा। पहले एक अपन लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस सेलेक्ट कर लेते हैं यार, सॉरी। पहले अपन लोग एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर एक चार्ज मान लेते हैं प्लस Q1 और इसे कुछ दूरी पर एक चार्ज मान लेते हैं प्लस Q2। इन दोनों का पोजीशन बनाना है। तो इसका पोजीशन वेक्टर ये ले लिया बेटा और इसका पोजीशन वेक्टर ये ले लिया। ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड चार्ज और ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट चार्ज। R1 जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट चार्ज और R2 जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड चार्ज। इन दोनों पॉइंट को अपन लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, देखो तुमको मालूम है कि दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स उनके सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन का लॉन्ग लगते हैं। तो इन दोनों पर जो फोर्स लगेगा बेटा, इस पर इधर लग जाएगा और इस पर इधर लग जाएगा। ये कौन सा फोर्स है? तो फोर्स किस पर लग रहा है? 1 पर, क्योंकि दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं तो रिपल्सन होगा। तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड हो जाएगा और ये हो जाएगा किस पर फोर्स लग रहा है? सेकेंड पर। कौन लगा रहा है? फर्स्ट लगा रहा है, तो फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट हो जाएगा यार। क्लियर है एकदम बात? अब अपन लोग को इस फोर्स का वैल्यू वेक्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब कि मैग्नीट्यूड तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ में डायरेक्शन भी लिखेंगे। अब तुम लोग को मालूम है कि डायरेक्शन देने के लिए पूरे फिजिक्स में दो ही चीजें हैं यार, या तो यूनिट वेक्टर दो और नहीं तो एंगल बताओ। यहाँ पर एंगल बताना थोड़ा मुश्किल है, तो अपन लोग क्या इस्तेमाल कर लेंगे? यूनिट वेक्टर। चलो इस डिस्टेंस को अपन लोग डेल्टा आर मान लेते हैं। डेल्टा आर। पहले हम इस फोर्स का वैल्यू लिखना चाहते हैं। फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड का अपन लोग वैल्यू लिखेंगे। देखो ध्यान से भाई, थोड़ा सा क्लास 11 का वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट कैसे इस्तेमाल होगा? तो पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख लो, K, Q1, Q2। अपन में दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बेटा वो डेल्टा आर है, तो डेल्टा आर का स्क्वायर। अब अपने को डायरेक्शन लिखना है ना, तो भाई साहब डायरेक्शन लिखना है तो इसी डायरेक्शन में एक हमको यूनिट वेक्टर मानना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और वो किसी भी वेक्टर के साथ, किसी भी क्वांटिटी के साथ अटैच होकर डायरेक्शन अपना उसमें जोड़ देता है। तो यदि इस फोर्स का डायरेक्शन लिखना है तो मैं इसी के लॉन्ग एक यूनिट वेक्टर मान लेता हूं डेल्टा आर कैप। यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं? कैप लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा आर कैप। अब हम लोग को यूनिट वेक्टर का वैल्यू चाहिए, तो कैसे लिखेंगे भाई? देखो वैल्यू, थोड़ा सा यूनिट वेक्टर का अपन लोग कंसेप्ट समझते हैं। देखो यूनिट वेक्टर भाई, अपन लोग जानते हैं कि यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन किए? तो डेल्टा आर इजकल टू वेक्टर अपन में उसका मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाता है।
क्लियर है। अब डेल्टा आर हमको मालूम नहीं है, डेल्टा आर कैसे लिखा जाए, तो हम लोग एक कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोला था ना, वेक्टर का इस्तेमाल होगा यार। देखो यहां से R1 को देखो तो R1 का टेल यहां पर है और हेड यहां पर है, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया। डेल्टा आर का टेल यहां पर है और हेड यहां पर है, तो R1 और डेल्टा आर सेम ऑर्डर में है, टेल हेड। और ये देखो R2, तो R2 का हेड यहां पर आ गया और टेल यहां पर आ गया, तो R1 और डेल्टा आर सेम ऑर्डर में है। तो ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि यदि किसी ट्रेंगल का दो साइड सेम ऑर्डर में हो और तीसरा साइड अपोजिट ऑर्डर में हो, तो तीसरा साइड ही उन दोनों साइड का सम का रिजल्टेंट होगा। तो यहां पर अपन लोग बाय यूजिंग द ट्रेंगल लॉ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, कि R1 प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। तो यहां से डेल्टा आर वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये तुम्हारा क्या हो गया, डेल्टा आर वेक्टर हो गया। तो डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड ले लो, तो डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा, तो मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये हो गया डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड और ये हो गया डेल्टा आर वेक्टर। अब डेल्टा आर कैप चाहिए तो वेक्टर निकाल लिए हो, मैग्नीट्यूड तुम निकाल लिए हो, दोनों को यहां पर डिवाइड कर दो तो तुमको डेल्टा आर कैप मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग द F21 वेक्टर। तो कैसे हो जाएगा बेटा, तो डेल्टा आर कैप, तो ये डेल्टा आर वेक्टर कितना है, R2 माइनस R1 अपन में इसका मॉड ले लेंगे तो R2 माइनस R1 वेक्टर, ये हो गया तुम्हारा यूनिट वेक्टर अलोंग द F21 वेक्टर। तो इस फोर्स का वैल्यू जब लिखने चालू करेंगे तो F21 इजिकल टू, पहले मैग्नीट्यूड लिख लो, Q1 Q2 अपन में डेल्टा आर, यहाँ पर डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं, तो डिस्टेंस भी तो एक मैग्नीट्यूड है यार, डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड है तो है, तो डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर, और डेल्टा आर कैप है तो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का वैल्यू निकाले हैं। देखो यूनिट वेक्टर लिखता हूं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ R2 माइनस R1। यहां पर देखो खूबसूरत तरीके से कि यहां पर पावर 2 है और यहां पर पावर 1 है, तो अपन लोग सिंपली क्या करेंगे, यदि बेस सेम होता है तो पावर जोड़ देते हैं, तो F21 जो फोर्स आया, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, वो आ गया Q1 Q2 अपन में मॉड ऑफ R2 माइनस R1 वेक्टर, पावर 2 पावर 1 पावर 3 हो गया, और यहां पर आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। दिस इज अ फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, ये जो है बेटा फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट इन वेक्टर फॉर्म है। ठीक इसी प्रकार से तुम फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, तो उस समय डेल्टा आर का डायरेक्शन इधर मानना, तो R2 माइनस R1, ठीक है ना। तो एक कंसेप्ट और हो सकता है यार, ये देखो दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो यदि इसी के सामने मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये ट्रिक मैं बता रहा हूं, तुम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करना, कमेंट करना, नहीं होगा तो मैं इस फोर्स का भी वैल्यू तुमको वेक्टर फॉर्म में निकाल के दिखाऊंगा। क्लियर वाली बात। तो ये था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और कुछ कूलम्स लॉ के बारे में बातें। आप लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू कूलम्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, चीज़ें समझ में आ रही होगी। यदि कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।